ये वीडियो मैंने शूट किया था 13 तारीख को, जिस दिन थी लोहड़ी। तो आप सबको एक बार फिर से लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ मिक्स्ड वेज पिकल, मिक्स्ड सब्जियों का अचार, जिसमें मैंने मूली, गोभी, गाजर, अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, और अपनी पसंद की कोई और सब्ज़ी जैसे कि लहसुन वगैरह भी ले सकते हैं। तो फ़िलहाल खड़े मसालों में मैंने लिया है साबुत लाल मिर्च है, सौंफ है, साबुत धनिया है, राई है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी काली मिर्च, पीली सरसों मैंने ली है, मेथी भी ले सकते हैं। और अब इन सभी मसालों को हमें पीसना है, लेकिन पीसने से पहले इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसालों को ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है, उनमें जो खुशबू है वो तो बढ़ती है, स्वाद भी उनका बढ़ जाता है, और उनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो बस इस तरीके से मैंने एक पैन लिया और उसमें सारे मसाले डाले और उनको ड्राई रोस्ट किया। ड्राई रोस्ट मतलब उनमें घी या ऑयल बिल्कुल नहीं लेना है, बस ऐसे ही तवे पर या किसी भी पैन में डालकर अलट पलट कर लेंगे। बस हीट हमें यहाँ पर बिल्कुल लो पर रखनी है और लगातार इन्हें चलाते भी रहना है, वरना हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। और लगभग 1 मिनट हमें इसी तरीके से इन्हें रोस्ट करना है। 1 मिनट के बाद ही देखेंगे मसालों में से इतनी अच्छी, इतनी प्यारी खुशबू आने लगती है कि वो पूरे घर में फैल जाती है। राई है वो भी चटर पटर करने लगी है, मतलब कि क्रैकलिंग आवाज़ उसमें से आने लगी है। बस अब हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन गए हैं, उनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद उनको कर लेंगे हम लोग ग्राइंड। और साबुत लाल मिर्च है ना, मैं उसको पहले ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि उसको पीसने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले साबुत लाल मिर्च डाली मैंने जार में, उनको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद जो बाकी बचे हुए मसाले हैं वो भी इसी में डालेंगे और उनको भी ग्राइंड कर लेंगे। हम यहाँ पर साबुत लाल मिर्च की जगह बाद में पाउडर्ड मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम साबुत लाल मिर्च यूज़ करते हैं तो इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, कलर भी बहुत प्यारा आता है। तो बस अब बाकी जो मसाले हैं वो भी मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और कुछ इस तरीके की इनका जो मतलब टेक्सचर है वो हो गया है। और इसके बाद मैंने सरसों का तेल लिया एक पैन में, इसको बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट तक मैंने गरम किया और फिर ठंडा भी कर लिया। अब मैंने एक थोड़े से चौड़े से बर्तन में सारी सब्जियां ले ली। और हाँ, मैं बताना भूल गई थी, ये सब्जियां मैंने एक दिन पहले कट कर रही थी। थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख सकते हैं, मैंने तो खैर अभी धूप ऐसी निकल रही थी और हमें कहीं जाना भी था तो घर के अंदर ही रख दी थी, किचन में कवर करके कपड़े से। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। तो इस तरीके से एक चौड़े से बर्तन में सारी जो सब्जियां मैंने ली थी वो ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, सब्जियों की क्वांटिटी जो ज़्यादा पसंद करते हैं जिस सब्ज़ी को वो ज़्यादा ले लें, जो नहीं पसंद वो हटा भी सकते हैं या कम कर सकते हैं। और अगर अचार बनाते टाइम हम थोड़ा सा सावधानी रखें, गीले हाथ ना लगने दें, अच्छे से सब्जियों को सुखा लें अचार डालने से पहले, तो हमारा ये अचार है ना सालों साल ख़राब नहीं होगा। और जिस बर्तन में हम इसको स्टोर कर रहे हैं वो भी साफ़ सुथरा और सूखा हो। तो जो सारी सब्जियां वो मैंने एक बड़े से बर्तन में डाल ली। ऊपर से जो सरसों का तेल मैंने गरम करके ठंडा किया था वो डाल लिया। जो खड़े मसाले मैंने ग्राइंड किए थे वो मैंने इसमें डाल दिए। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम अजवाइन थोड़ी सी, इसके अलावा डाल देंगे कलौंजी और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। इसी में मैं हल्दी का पाउडर डाल दूंगी, लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। और आप लोग सोचेंगे मैं मिर्च दोबारा क्यों डाल रही हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं है। तो बस लाल मिर्च डाल दी, उसके ऊपर से सीधा नमक डाल दिया और फाइनली इसके बाद हम सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं, जो तेल है, उसकी एक बहुत अच्छी सी कोटिंग सारी सब्जियों के ऊपर आ जाए। एक्स्ट्रा खटास के लिए कुछ लोग इसमें ना सिरका भी डाल देते हैं, बट मेरे बच्चों को सिरके का फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर शेल्फ़ लाइफ इसकी बढ़ानी हो, सिरके से स्वाद भी अच्छा होता है, शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इसके बाद सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। आप देखेंगे सब्जियों के ऊपर ना मसालों की कितनी अच्छी सी कोटिंग आ गई है, कलर कितना प्यारा लग रहा है इनका। इसके बाद एक अच्छे से साफ़ सुथरे सैनिटाइज्ड सूखे जार के अंदर, ग्लास जार ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, मेटल का मत लेना, स्टील वगैरह का मत लेना। तो उसके अंदर अब हम इस अचार को भर कर रखेंगे। हमारा ये अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा अगर प्रॉपर तरीके से इसे हैंडल किया जाएगा, मतलब कि गीले हाथ इसमें ना डाले जाएं, साफ़ सुथरी सूखी जगह पर इसे स्टोर किया जाए। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसमें मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। थोड़ा सा ट्विस्ट में डालूंगी। तो ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं मैंने, काजू है, बादाम है, मगज के बीज भी ले सकते हैं। देसी घी में मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया बादाम को। यहाँ पर है बेसन और इसी तरीके से मैंने काजू भी रोस्ट कर लिए थे देसी घी में। ये दोनों काम मैंने पहले करके रख लिए थे। इसके बाद उन्हें ग्राइंड करूँगी और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इस बार अपने बेसन के लड्डुओं में गोंद। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर और स्वाद आता है, और सर्दियों में गोंद वैसे भी खाना चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो थोड़ा सा देसी घी मैंने ज़्यादा ले लिया था पैन में, और उसी में जो गोंद है मेरा, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और देखिए जैसे ही मैंने गोंद डाला कितने अच्छे से ये फूल गया है। इससे पता चलता है हमारा जो गोंद है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर हमारे गोंद की क्वालिटी अच्छी हो और इसे अच्छे से फ्राई किया जाए ना, तो बाद में जब इसे खाते हैं तो ये दांतों पे चिपकता नहीं है। बस इसके बाद सेम इसी पैन में
जो बेसन मैंने लिया था उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है बेसन जब अच्छे से रोस्ट हो जाता है। इसके बाद सभी चीज़ों को मुझे अब करना है मिक्स, क्योंकि इसके लड्डू बनाने हैं। तो सबसे पहले मैंने बेसन को थोड़ा सा ठंडा कर लिया और इसी के अंदर मैं डाल दूँगी अब खांड। देसी खांड मैंने ली है। यहाँ बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम मीठा मिलाएं, मतलब मैं तो खांड डाल रही हूँ या कुछ भी बूरा डाल रहे हैं, शक्कर डाल रहे हैं, गुड़ डाल रहे हैं, कोई भी मीठा अगर हम बेसन में मिलाएंगे तो बेसन हमारा ठंडा होना चाहिए। अगर वो गर्म होगा और गर्म में हम मीठा डाल देंगे ना, तो जो हमारा मीठा है उसकी बन जाएगी चाशनी, और फिर उसके बाद हमारे लड्डू ठीक से बनेंगे नहीं, या बनाने के थोड़ी देर बाद ही वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। और जो देसी खांड होती है ना, इसका टेक्सचर थोड़ा दरदरा होता है। अगर हम बूरा वगैरह लें उसके मुकाबले, या फिर चीनी को पीस के डालें उसके मुकाबले, तो उससे जो लड्डू हमारे बनते हैं ना, थोड़े से दानेदार बनते हैं। बहुत बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मार्केट से हम लड्डू को लेकर के आए हैं। इसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए थे, जिनको कि मैंने घी में रोस्ट किया था, उसके बाद मैंने ना मिक्सी में ही इनको ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे और बढ़िया खुशबू आती है। मैंने डाला था थोड़ा सा, साथ में जो मैंने गोंद लिया था उसको भी मैंने मिक्सी में ही ग्राइंड कर लिया था घी में तलने के बाद, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हमें करना है सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स एंड मिक्स। और आपको सच बता रही हूँ, इतने टेस्टी लड्डू बने, बिल्कुल जिसने भी खाए वो डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाया कि ये बाज़ार के हैं या घर के बने हुए लड्डू हैं। गोंद डालने से इतना बढ़िया टेक्सचर हो गया था हमारे लड्डुओं का। तो अब यहाँ पे मुझे ना घी थोड़ा सा कम लग रहा था जब मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा सा, क्योंकि ठंडा भी हो गया था घी, क्योंकि ऊपर से जो भी ठंडी चीज़ें इसमें डाली, तो थोड़ा सा मैंने घी को हल्का सा गर्म किया, ज़्यादा नहीं, हल्का सा गर्म करना है। और उसके बाद फिर से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सब चीज़ें बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, उसके बाद बना लेंगे हम इनके गोल गोल लड्डू। देखिए, बेसन के लड्डू हैं वैसे तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब सर्दियों में गोंद डाल करके हम इन लड्डुओं को बनाते हैं ना, तो एकदम अल्टीमेट, बहुत बढ़िया टेक्सचर इनका हो जाता है, टेस्ट तो बढ़िया होता है और सेहत के लिए तो अच्छे हैं ही। तो बस इस तरीके से मैंने इनके लड्डू बना करके रख लिए हैं। ये लड्डू कई कई महीनों तक भी ख़राब नहीं होंगे, अगर इन पे मॉइस्चर ना लगे तो बिल्कुल ताज़े बने रहते हैं, बशर्ते इन्हें अच्छे से स्टोर किया जाए किसी साफ़ सुथरी और सूखी जगह पर। काश मैं आप लोगों को लड्डू टेस्ट करवा पाती, इतने टेस्टी लड्डू बने थे। और जो सारा गेम चेंजर था वो था इसमें गोंद का एडिशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। इसमें मैं बनाऊँगी गुलाबी तिल रोल। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल, इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है मैंने। साथ में मैंने लिया है कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क को मैं लगभग 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो हीट पर पकाऊंगी, उससे थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है वो गाढ़ा हो जाएगा। और ये वाली रेसिपी ना हमारी झटपट बनने वाली रेसिपी है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर मैं जो कंडेंस्ड मिल्क है उसी को गर्म कर रही हूँ। गर्म करके इसको फिर ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, जब ये हल्का गर्म हो उसी के टाइम जो हम लोगों ने तिल रोस्ट किए थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया, वो इस अपने कंडेंस्ड मिल्क में मैंने डाल लिए। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, उससे इसका जो खुशबू और स्वाद है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मीठा मैंने अलग से नहीं मिलाया, क्योंकि जो मेरा कंडेंस्ड मिल्क था वो ऑलरेडी मीठा था, उसमें चीनी ऑलरेडी थी। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको और कलरफुल बनाने के लिए डाल रही हूँ इसमें टूटी फ्रूटी। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बट सच में बहुत ही बढ़िया कलर भी प्यारा लगता है इनका देखने में, और बच्चे तो एकदम खुश होके खाते हैं इसे। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मार्केट से खरीद करके लाए हों। और ना यहाँ पर हमें कंडेंस्ड मिल्क को गर्म करने के बाद ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, जब वो गर्म होगा तभी उसमें हम सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा शुरू में हमें लगेगा चिपचिपा सा, लेकिन जैसे जैसे वो हल्का सा ठंडा होता रहेगा, मतलब जैसे हम उसे मिक्स करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो ना जो बर्तन है उसको छोड़ने लगेगा, थोड़ा सा चिकना होने लगेगा उसका जो टेक्स्चर होगा। और मैंने थोड़े से तिल बचा लिए थे, वो भी इसमें डाल देंगे। नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, डालेंगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी हमारे जो रोल है उनकी बढ़ जाएगी। और इसके बाद वो मैंने जो तिल थे बचे हुए ग्राइंड किए हुए थे वो भी इसमें डाल दिए। उसके बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और लगातार चलाते रहेंगे। बहुत जल्दी सेकंड्स के हिसाब से जो हमारा ये मिक्सचर है ये ठंडा हो जाएगा। देखिए कितना गाढ़ा ऑलरेडी ये हो गया है। और जैसे हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे ना, तो ये जो बर्तन है उसकी साइड्स को छोड़ने लगेगा अपने आप ही, जैसे ही ठंडा होगा। और उसके बाद हम इसके रोल बना लेंगे। लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फ़ी भी बना सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे या जिस तरीके से आप इसे खाना चाहें उस तरीके की शेप हम इसकी दे सकते हैं। तो थोड़ी देर बस इसे लगातार चलाएं ना, तो ये अपने आप ठंडा हो गया। देखिए बिल्कुल अब चिपक भी नहीं रहा है हाथ पे, एकदम चिकना हो चुका है। अलग से हाथों को ग्रीस करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके बाद थोड़ी थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी हम लोग लेते रहेंगे और जिस शेप में आप इसे खाना चाहें उस शेप में हम इसके रोल बना लेंगे। जैसे कि मैंने बताया लड्डू भी बना सकते हैं। और इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे गुलाब की पत्तियों की। तो ये ड्राइड वाली पत्तियां हैं गुलाब की, थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्वांटिटी जो ली है प्लेट में वो इसके ऊपर लगा देंगे।
बस इसी तरीके से हम अपने बाकी बचे हुए रोल हैं वो भी तैयार कर लेंगे। और देखिए सर्दियां हैं तो तिल के अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। बाकी जो लोहड़ी है या मकर संक्रांति है इसमें ना तिल खाना शुभ भी बहुत होता है। तो हमारी एक तरीके से ये मकर संक्रांति स्पेशल कहूँ तो सेकंड रेसिपी है। वैसे सबसे पहले मैंने मिक्स्ड अचार की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। इसके बाद मैंने बनाए थे बेसन के लड्डू गोंद वाले, और उसके बाद ये है हमारे गुलाबी तिल रोल। मेरी वैसे ना जो मकर संक्रांति की रेसिपीज़ होती हैं वो हर बार कुछ अलग होती है। अगर मैं नए साल पे गाजर का हलवा ना बना पाऊँ तो कोशिश करती हूँ मकर संक्रांति पे बना लूँ। आप लोग मकर संक्रांति या फिर लोहड़ी के फेस्टिवल पे क्या क्या बनाते हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और वैसे भी लोहड़ी हो या मकर संक्रांति दोनों ही फेस्टिवल ऐसे टाइम पर पड़ते हैं जब हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं। तो बस इस तरीके से जो रोल हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। इनके ऊपर बिल्कुल हल्की हल्की सी हम कोटिंग कर लेंगे गुलाब की पंखुड़ियों की। आप लोग मकर संक्रांति या फिर लोहड़ी पे क्या स्पेशल बनाते हो अपने घर में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि मैंने देखा है कहीं पर खिचड़ी बनती है, कहीं पर दही चूड़ा खाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है जो कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पर बनती है मकर संक्रांति पे वो होती है चूरमा। देसी घी का चूरमा बनाया जाता है। आप लोगों के यहाँ पर ऐसी कौन सी रेसिपी है जो कि एक मस्ट है इन दोनों फेस्टिवल्स पर? तो भाई मैं आ गई हूँ कुछ आप लोगों को दिखाने। लड्डू मेरे बन गए हैं और लड्डू मैंने बनाए बेसन के और साथ में तिल के रोल बनाए थे। और तिल खाने का बहुत महत्व होता है मकर संक्रांति पे। मकर संक्रांति कल है, कल ही सोच रहे हैं हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि संडे है, बच्चों की छुट्टी है। मतलब महक की तो अभी खैर छुट्टियां चली रही है, यश की भी कल छुट्टी है, तो सोचा कल ही सेलिब्रेट कर लेंगे। फिर परसों फिर वो कॉलेज चला जाएगा, फिर अकेले क्या ही सेलिब्रेट करना है ना। बच्चों के साथ परिवार के साथ ही अच्छा लगता है कोई भी त्योहार को सेलिब्रेट करना। और आज आए थे मेरे पापा मकर संक्रांति का त्योहार देने। हमारे यहाँ पर यही रिवाज होता है, जो भी 4 बड़े त्योहार होते हैं, होली, दिवाली, तीज, संक्रांत, तो मायके से इस तरीके से घर में सबके परिवार में सबके कपड़े आते हैं। चूड़ियां वगैरह भेजी है मम्मी ने, बिंदी, मेकअप का सामान, सुहाग का सामान जो होता है, और खाने पीने की चीजें होती है इस तरीके से। अपने गज्जक, मूंगफली, रेवड़ी, लड्डू हैं। और एक और स्पेशल गिफ्ट आया है मेरे लिए। ये देखिए, ये आई है मेरी पायल। एक्चुअली मेरा ना बर्थडे है नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए मम्मी ने पहले ही एडवांस में भेज दिए है मेरे लिए ये वाले पायल। और ये है बिछुए, बहुत सुंदर डिजाइन है। और मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ पर बनता है मेनली चूरमा। वो सुबह ही बनेगा ताज़ा, नहा धो के पूजा करके उसके बाद ही वो बनेगा। और इसके अलावा भाई मकर संक्रांति के साथ साथ ना बहुत अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर इस त्योहार को बुलाया जाता है। कहीं पर उत्तरायण बोलते हैं, उत्तरायणी बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल बोलते हैं। हम मकर संक्रांति होते हैं, वैसे हम लोग सकरात बोलते हैं शॉर्टकट में। सकरात है भाई, कल सकरात मनानी है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इस त्योहार को पुकारा जाता है। लेकिन भाई त्योहार तो त्योहार है, किसी भी नाम से पुकारो। और त्योहार तो बहाना होते हैं अपनों के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम हम बिता सकते हैं। और अपने हाथ से अगर कुछ हम दान पुण्य कर सकें तो वो कर सकते हैं। और अच्छा अच्छा खाना घर में बना करके खा सकते हैं, खिला सकते हैं पूरे परिवार को। और अभी कल के क्या प्लान है अभी हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा है। गौशाला तो हम लोग जाते हैं तो वो तो जाएंगे ही। और उसके अलावा मैं सोच रही हूँ हमारा जो ड्राइंग रूम है ना, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँ। और अब बस बातें नहीं करती, अब वही करती हूँ। सामान निकाल के लाना है मुझे, तो जो दीपावली वाला डेकोरेशन का सामान होता है ना, उसी कार्टन में से थोड़ा सा सामान निकाल लाती हूँ, वही यहाँ पर डेकोरेट कर देती हूँ। बच्चे फिर सुबह सोकर उठेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा देखने में। और बस ये सामान भी उठा के रखना है। और ये जैसे अब आता है ना, जो भी सामान आता है फिर इसको क्या करते हैं, ये ना सारे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो भी अपना परिवार है और अड़ोस पड़ोस में हर जगह फिर इसमें से ना थोड़ा सामान सबके घर में भिजवाते हैं। और मेरी जो मदर इन लॉ है उनके यहाँ से भी आता है और मेरे घर से भी आता है। फिर सारा इकट्ठे मिक्स करके फिर सबके घरों में थोड़ा थोड़ा भेजते हैं। तो बाकी अपना काम पे लगते हैं। बातें आज बहुत कर ली आप लोगों के साथ।